आपने देखा होगा जैसे कभी आज की इस पढ़ाई पाठशाला के कार्यक्रम में माननीय मंत्रीगण महोदय हमारी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है आपकी प्रेरणा से ये पूरा पढ़ाई पाठशाला का कार्यक्रम का आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं हम लोग विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे विभाग की संरक्षिका हमारी गार्जियन हमारी सेक्रेटरी में उपस्थित हैं। इस पूरे प्रोग्राम को इसको रूपरेखा तैयार करने में, इसका पूरा एक एक पॉइंट्स इसको क्लियर करने में मैम ने हमेशा हमें दिशा निर्देश दिए। मैम, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे विभाग की मुखिया हमारी डायरेक्टर महोदया, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की एक एक स्टेप को अपनी पैनी नज़रों से देखा है, सब एक एक चीज़ तैयार कराया है। मैम, हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं अपने विषय विशेषज्ञों का विशेष तौर पर स्वागत करता हूं, जो आज अपने अनुभवों को हमारे जो ज़िले के लोग, जो दूर दराज के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चे और उनके अभिभावक जो इससे लिंक के माध्यम से जुड़े हैं, जो NIC में जुड़े हैं, उन सबको अपने अनुभव शेयर करेंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं अपने अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स, अपने अन्य विभाग के अधिकारियों, जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। संक्षेप में ये है कि जो शालापूर्व शिक्षा की ये है के संबंध में जो हम पढ़ाई पाठशाला का ये कार्यक्रम आज शुरू कर रहे हैं, ये देश में पहली बार, प्रदेश में नहीं सिर्फ देश में पहली बार हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पोषण भी पढ़ाई का कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया था। उसी से प्रेरणा लेकर माननीय मंत्री जी महोदया के निर्देश के क्रम में ये चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शालापूर्व शिक्षा जो है वो शिक्षा के लिए पहली सीढ़ी है, पहला कदम है। एक तरीके से जो बच्चा स्कूल में दाखिला जिसका होना होता है, उसके लिए नींव होती है। तो अगर हम किसी इमारत को बनाते हैं, तो अगर उसकी नींव पर हम ध्यान देते हैं, तभी इमारत जाकर मजबूत होती है। अगर हम बच्चों के लिए शालापूर्व शिक्षा पर ध्यान देंगे, उसकी इस एज ग्रुप को जिसको हम टारगेट करते हैं 3 से 6 साल का, अगर उसमें उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर देंगे, तो बिलाशुबह वो बच्चा आगे उसका भविष्य, उसकी शिक्षा दीक्षा बेहतर तरीके से प्राप्त होगी। हमारे प्रदेश में करीब 45 लाख से अधिक बच्चे ECC शालापूर्व शिक्षा में रजिस्टर्ड हैं। एक इतनी बड़ी जनसंख्या को हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको बेहतर तरीके से उनका भविष्य सुधारें। साथ ही साथ जो पेरेंट्स आज जुड़े हैं, जो अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो भी इस अहमियत को समझें, अपने बच्चे के बारे में वो देखें कि उनका बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर पर आए, वहाँ पर वो सही शिक्षा ग्रहण करे, उसको स्कूल के लिए उसका प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। जब PTM आयोजित की जाती है तो उस PTM में वो आएँ। मैं इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि प्लांट्स देकर माननीय मंत्री महोदया का स्वागत किया जाए। देविका, हाँ, सचिव महोदया से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप निदेशक महोदया से मेरा आग्रह है कि प्लीज़ मंत्री जी को प्लांट देकर स्वागत करें। धन्यवाद मैम। जी, हो गया, टाइम हो गया। दोबारा ऐड नहीं होता, नेक्स्ट ऐड होता तो दोबारा में छोड़ गया, फिर आप करते हैं आपको दूसरा। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय। और हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत की नींव हमारा आंगनबाड़ी का बच्चा है। तो ये जो अभियान है उस नींव को मजबूत करने में की एक कड़ी है। तो सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, आपका हृदय से आभार है कि आपके परामर्श से, और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है
कि उन्होंने हमेशा बच्चों को निपुण भारत के माध्यम से और नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने में जो मदद की है। साथ ही साथ अनामिका जी का और संदीप कौर जी का कि आप सभी लोग हर समय कुछ नया करने की सोच रख के इस विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। गरिमा जी का, जफर जी का जिन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही इस विषय विशेषज्ञ में हमारी सुखना साइनी जी हैं, ईना कुमारी जी हैं और ऋतिक पात्रा जी हैं। हम समझते हैं कि आप सभी लोग अपने नए विचारों के साथ एक नया अच्छा मार्गदर्शन देंगे। हमारा ये मानना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है और उसमें हमारा प्रथम जो गुरु होता माँ होती है, साथ ही साथ अब आंगनवाड़ी बहन भी है। हम अपने नर्सरी टीचर को आज भी नहीं भूल पाते हैं, हमेशा याद रहता है उनका चेहरा। तो हम ये चाहते हैं कि इस आपके शिक्षण के माध्यम से आंगनबाड़ी बहन हमारी ऐसी गुरु बने कि जब बच्चा मान लीजिए IAS PCS बन भी जाए और अपने घर जाए तो सबसे पहले आंगनबाड़ी बहन के चरण स्पर्श करे, क्योंकि उसको लगे कि इन्होंने हमें सिखाया था, हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें तो अपना अनुभव है कि मैं अपनी आज पहली टीचर को नहीं भूल पाई। सरला उनका नाम था और इतने अच्छे से वो पढ़ाती थी, उनका मेथड इतना प्यारा था, सिखाती थी कि लगता था कि हम उनको हमेशा याद करते हैं, उनका सरल और स्नेहमय चेहरा। तो यही आप लोग जो शिक्षा देंगे, और हम सब यूनिसेफ के से ऋतिक जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे कि आपकी कहानियों के माध्यम से वो जो राजकुमारी की कहानी है इतनी फेमस हुई है कि शायद आंगनबाड़ी कोई भी बहन आपकी उस कहानी को बताना बहुत ज़रूरी समझती है। जब तक बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं होगी तब तक बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है। तो जो शुरू में हमारा बच्चा एक थोड़ी मिट्टी के समान है और वो जब बढ़ेगा और उसको सीखेगा आपके बढ़िया शिक्षण अभियान के द्वारा, तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र और आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है इसकी नींव का जो पत्थर हमारा छोटा बच्चा जो गरीब है, संसाधनों से कमी के कारण नहीं सीख पा रहा है, अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, ये बढ़िया कार्य आपकी शिक्षा नीति और हमारा शिक्षण आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चा मजबूत बनेगा और एक उज्जवल भारत बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा। ऐसी शुभकामना के साथ हम इस सब कार्य को प्रारंभ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों ने रखा है डिजिटल माध्यम से भी, तो हमारे स्मार्ट क्लासेस भी लग रही हैं, सब हमारे संसाधन भी पूर्ण किए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। और कायाकल्प के माध्यम से हर आंगनबाड़ी केंद्र को व्यवस्थित करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। अभी हम लोग परसों ही गए थे, तो जो माध्यम रखे गए, जो सभी लोगों ने जो गोद लिए, केयर किया है, केयर टेकर बने हैं, वो उन संसाधन वहाँ पर मुहैया कराते हैं बच्चों को खिलौने के माध्यम से, झूले के माध्यम से, साथ ही साथ अच्छी कुर्सी, अच्छी मेज, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। अब वो टाट पट्टी पे नहीं बैठेंगे, अब पंजीरी वाला डिपार्टमेंट नहीं रह गया। अब अपना आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी के स्कूल के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, वो अति शीघ्र ये सपना साकार होने जा रहा है। आपके अच्छे विचार, आपके शिक्षा नीति के द्वारा बच्चों को किस तरह सिखाना है, कभी खेल खेल के, हमें तो अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने बेटे को हर पोयम ड्राइंग बना के सिखाई है। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। आज इस पढ़ाई पाठशाला की कार्यशाला में मेरी सहयोगी मंत्री प्रतिभा जी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, आप सभी एक्सपर्ट आए हैं, विभाग के कुछ अधिकारी भी हमारे बैठे हैं। हम सब मिल के आज आंगनवाड़ी पर जो बच्चे पढ़ेंगे, जैसा हमारे नोट में भी है कि आज लगभग 45 लाख बच्चे इस कार्यक्रम को के माध्यम से देखेंगे, उनके माता पिता भी देखेंगे, आंगनवाड़ी की बहनें भी देखेंगी। तो मेरी तो आप लोगों से यही अपेक्षा है, जो आप तीनों एक्सपर्ट आए हैं अभी, सुखना सानी जी, लीना जी और ऋतिक पात्रा जी, आज जब आप लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो उन बच्चों के लिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा हो, उनकी रुचि के अनुसार हम पाठ्यक्रम बनाएं। क्योंकि जो 3 साल से 6 साल तक की एज है, इसी में बच्चा सीखता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। अभी मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई है, उसका बच्चा है 3 साल का। कहीं हमारा वो चल रहा होगा
ये जो चल रहा है आजकल डिजिटल, उस पर चला रहे हैं हम लोग। हर चौराहे पे लगे हुए हैं, जो शायद मेरी फोटो और उसने देख ली, कहता है नानी। मतलब 3 साल का बच्चा, हमका किसी का ध्यान नहीं गया, वो कह रहा नानी, मतलब नानी की फोटो आ रही है। उसकी पकड़ देखिए उस बच्चे की। हिंदी जानता नहीं है वो, अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिका ही में रहता है, लेकिन उसने अपनी नानी को पहचान लिया है। तो बच्चे की जो ये पकड़ है ना, ये जो साइकोलॉजिकल उसकी जो क्षमता है, उसको हम कैसे मापें। मैं ये आप तीनों से ये अपेक्षा करूंगी कि आप हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुछ ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करिए, उन जो 0 से लेके 3 साल तक, तो नहीं, जब वो 3 साल का होगा, 3 से 6 साल की उम्र में। और कल मैं पढ़ भी रही थी, एक हमारे कोई बड़े महात्मा हैं, वो बोल रहे थे कि यही उम्र होती है बच्चा जब कैच करता है। जैसा भी प्रतिभा जी बता रहे हैं कि मैं अपनी पहली टीचर को नहीं भूल पाती, मैं भी अपनी पहली क्लास की, या मैं उससे भी पहले, ये आंगनवाड़ी केंद्र तो अब चले हैं, उस जमाने में 60 साल पुरानी बात कर रही हूँ, ट्यूशन देने बच्चे को घर आते थे मास्टर जी, तो हमारे माता पिता, दादी बाबा, हम सब बच्चों को उनके सामने बिठा देते थे। वो छोटा बड़ा आई वो सिखाते थे, वो आज भी हमारे मानस में है। और आज भी जब हम याद करते हैं तो वो पिक्चर एकदम घूम जाती है कि हम ऐसे बैठ के उनके साथ पढ़ते थे, वो कैसे हमें पढ़ाते थे, कैसे सिखाते थे। बहुत छोटे थे, मैं 3-4 साल की रही होंगी, मैं ये तब की बात आपको बता रही हूँ। तो बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, जो मैं आपको अभी कह रही थी, आपसे भी पात्रा जी कह रही थी कि हम बच्चों की रुचि के अनुसार ऐसे कार्यक्रम बनाएं, खेल खेल में वो कैसे पढ़ना सीखे, खेल खेल में वो अपनी रुचि को कैसे अभिव्यक्त करे। पढ़ाई पाठशाला का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा बड़ा ABCD और अंक गणित के अक्षर वो ज्ञान करके चला जाए, 10 तक गिनती आ गई या 100 तक आ गई, उसको काउंटिंग, वो नहीं है। उसकी रुचि वो तो सीख ही जाएगा। वो तो माता जब खाना खिलाती है, अच्छा कितने बर्तन है, ये गिन दो, ये कर दो, वो सब चलता रहता है, लेकिन उसमें जो रुचि है, उसको जो ज्ञान है, उसको हम कैसे बाहर लाए। उसके अनुसार बच्चे इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, मैं देखती हूँ, ऐसे ब्रश मारते हैं, मुझे ही आश्चर्य होता है, क्या बात है भाई। तो ये सारी क्षमताएं हमें निकालनी है। इसी पर आप तीनों बैठ के आप सब मिलके चर्चा करेंगी, और कुछ इसका मैं सोचती हूँ अच्छा जो निकलेगा सार, उसको हम अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कुछ वो बना के उन्हें देंगे, वो हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तक पहुँचे, वो उसी हिसाब से उस बच्चे को आगे पढ़ाए, रीड कराए, सिखाए, तो उसका लाभ बहुत मिलेगा, डबल लाभ हो गया। और यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है, यही मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे वो जो गरीब बच्चे हैं, जिन्हें कोई सिखाने वाला नहीं, उन्हें डायरेक्शन कहाँ से मिली, वो कैसे सीखें, वो कैसे आगे चल के मुख्य धारा से जुड़ें। क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसे ही छुपी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई निखारने वाला नहीं है, उभारने वाला नहीं है। तो ये हमारा काम महिला बाल विभाग और पुष्टाहार तो इसी कार्य के लिए लगा हुआ है, और सेक्रेटरी भी और डायरेक्टर भी, ये वाकई ही दोनों नया क्या हो, नया क्या कार्य करें, हम इसी को लेके अपने विचार विमर्श करती रहती हैं, और समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। उसमें मैं होती हूँ तो मैं भी शामिल हो जाती हूँ, ये प्रतिभा जी भी रहती हैं। तो मेरा बस यही अपेक्षा है हम आप लोगों से कि आज जब आप बैठेंगे तो कुछ अच्छा निकाल के इन बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि जो इसके हमारे मुख्य प्रतिभागी हैं, जो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं और जिनको आज अपना ज्ञानवर्धन कराएंगे, हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, ऋतिक पात्रा सर हैं, सुखना सानी जी हैं और लीना कुमारी जी हैं। इन तीनों लोगों का एक लंबा अनुभव शालापुर शिक्षा के क्षेत्र में है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का विषय है कि ये लोग आज आपके साथ मुखातिब होंगे। घर आंगनवाड़ी के आसपास आसानी से मिलने वाले अनुभव उनके लिए खूब सिखाने का काम करते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों को खिलौनों का रूप देते हैं, आसपास के बच्चों से, आसपास के बड़ों से प्यार से मिलते जुलते
खेलते कूदते हैं, अपनी राह में आई अड़चनों को दूर करते हैं, झगड़े निपटाते हैं, तो खूब विकास होता है। छोटी उम्र में बच्चों की ग्रहणशीलता पर आज ये चर्चा की, तो आशा है कि आप उनके विकास की प्रक्रिया को और अच्छी तरह समझकर उसे खूब बढ़ावा देंगे। आपका मार्ग खूब प्रशस्त हो। क्या वो बनना चाहेंगे, हम उनके लिए क्या अपेक्षाएं रखते हैं, तो वहां तक पहुंचने का जरिया क्या है, वहां उन चीजों को प्राप्त करने का और ये निर्धारित करने का कि ये चीजें बन पाए, वो बड़े होकर इस तरह बन पाए, तो इसका जवाब बहुत ही सरल है। जो हम जिन अनुभवों की बात कर रहे हैं वो केवल इन 5 पॉइंट से जुड़े हैं। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा जो बहुत जरूरी है, जो उनकी नींव से जुड़ी है। बच्चा स्वस्थ होगा, उसको पौष्टिक आहार मिलेगा, सही टाइम पे पोषण मिलेगा, बीमारियों से रक्षा मिलेगी, सही टाइम पे वैक्सीनेशन टीकाकरण होगा, तो वो स्वस्थ होगा। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। प्यार भरे बड़ों का साथ, जिनके ऊपर बच्चा भरोसा कर सकता है, जिनके साथ बच्चा खुश रहता है, अपने आप को सुरक्षित पाता है, ऐसे लोग जो बच्चे पर ध्यान देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी आंखों में आंखें देख के उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको खुद से बातचीत करने के बहुत सारे मौके देते हैं, ऐसे बड़ों का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण, एक ऐसा वातावरण जहां बच्चा फिजिकली यानी उसके शारीरिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा और पूरे उसके भलाई का ध्यान रखा जाए, जहां बच्चे भय महसूस नहीं करे, जहां बच्चे को ये ना लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तभी अनुभवों से जुड़ने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। अगर बच्चा एक ऐसी जगह पे हो जहां वो बहुत भय महसूस कर रहा है किसी बड़े की वजह से, या फिर उसे लग रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, उसको डर लग रहा है, या सामने आने में उसको दिक्कत हो रही है, या उसे ऐसा लगता है कि शायद मुझे शामिल नहीं किया जाएगा, या अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे नकारा जाएगा या मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो चाहे आप कितना भी सुंदर वातावरण दें, वो बच्चा उस वातावरण से नहीं जुड़ पाएगा। सीख को और अनुभवों को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षित, समावेशी वातावरण जहां बच्चा अपने आप को खुला पाए, जहां बच्चा ये समझे कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, कर सकता हूं और मेरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा एक संवेदनशील और उत्तेजक वातावरण, इसके बारे में आगे भी हमारे सेशन में काफी चर्चा रहेगी कि एक संवेदनशील उत्तेजक वातावरण का क्या मतलब है, कि क्या हम बच्चे को एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह दे सकते हैं जहां बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी हो, जहां बच्चे के पास अनुभव करने की उसकी जो आसपास चीजें हैं वो ऐसी हो कि वो अनुभवों से जुड़ने के लिए प्रेरित महसूस करे। वो होगा एक संवेदनशील और एक उत्तेजक वातावरण। और सकारात्मक देखभाल, ये जुड़ा है प्यार भरे बड़ों के साथ से, जिसके बारे में हमने अभी भी बात करी कि किस तरीके से बच्चे की देखभाल के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, चाहे वो परिवार वाले हों, सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि परिवार में सभी लोग, कुटुंब में सभी लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वे सभी लोग जो बच्चे के इमीडिएट यानी बिल्कुल आसपास हैं, उनका बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और बहुत अनेक तरीकों से प्रभाव पड़ता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर पे जो हो रहा है वो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा या सिर्फ माता पिता का प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। कुटुंब का, आसपास का नेबरहुड जो आपका है, जो कम्युनिटी है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी की सेटिंग है, उस सब का बच्चे पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी अनुभव करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। और ये हम समझ चुके हैं कि अनुभव करना और खुलकर अनुभव करना कितना आवश्यक है पूरे जीवन के लिए और हमारे विकास के लिए। अनुभवों के विकास को और हम अलग अलग क्षेत्रों में भी समझ सकते हैं, विकास के क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। संज्ञानात्मक विकास, जिसे हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, शारीरिक विकास, रचनात्मक विकास, भाषा एवं संख्यानात्मक विकास और सामाजिक और भावनात्मक विकास। इनके बारे में थोड़ी चर्चा भी करेंगे, पर यह समझना जरूरी है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये हमने, अगर हम बच्चों के अनुभवों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनका संपूर्ण विकास हो, तो इन क्षेत्रों को समझना बहुत जरूरी है।
विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित करना जरूरी है, पर यह याद रखना भी जरूरी है कि कोई भी विकास क्षेत्र बाकी के विकास क्षेत्रों से टूटा हुआ नहीं है या अलग नहीं है। समग्र संपूर्ण विकास इन क्षेत्रों से जुड़ा है और सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। तभी अगर हम इन क्षेत्रों के बारे में समझें, ये समझने की कोशिश करें कि विकास को कैसे विभाजित किया जा सकता है, तब हम इस कोशिश में सक्षम हो सकते हैं कि हम बच्चों को इन क्षेत्रों से जुड़े अनुभव दैनिक रोजाना तरीके से प्राप्त करवा पाए। बहुत आसान है, हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी कि बहुत सवालकर्ताओं के साथ उनसे जिस कामों में वो लीन है उनके साथ ही उनमें शामिल होने से भी करे जा सकते हैं। के बारे में समझ बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन 5 इंद्रियों का विकास। किसी चीज को सिर्फ छू कर पता लगाना कि वो क्या है, या सुनकर आवाज पहचानना, या चख कर खाने का नाम बता पाना। तो बौद्धिक विकास जुड़ा है 5 इंद्रियों के विकास से। इसके अलावा इसमें अन्य और खेल जो देखने, समझने, परखने की क्षमता से जुड़े हैं, चीजों को छांटी करना, उनकी समानताओं, उनकी भिन्नताओं के हिसाब से विभाजित करना, चीजों को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाना, ये सभी पैटर्न बनाना। पैटर्न यानी एक निर्धारित रूप से जो चीज रिपीट होती है, बार बार होती है, उसके बारे में समझना। आप देखेंगे कि ये सारे खेल जुड़े हैं आपके ध्यान से देखने, समझने, सुनने, छू पाने, आपकी यानी कि 5 इंद्रियों की शक्ति से। संज्ञानात्मक विकास बचपन की उम्र में इन्हीं इंद्रियों की मजबूती से जुड़े खेलों के बारे में है। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास का मतलब हुआ अपनी और अपने आसपास के लोगों से अपना रिश्ता मजबूत करना, अपने बारे में समझना, औरों के बारे में समझना, अपनी भावनाओं और औरों की भावनाओं को समझ पाना, उनको संभाल पाना। इसके लिए भी अनेक खेल जो, और ये विकास तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो बच्चे के माता पिता होते हैं, किस तरीके से वो बच्चे से बातचीत करते हैं। भले ही वह बच्चा अभी एकदम से बातचीत नहीं कर पा रहा है, पर उसको देखना, उसको उठाना, उसको गले लगाना, समय समय पर उसकी जो भी नीड है, जो जरूरतें हैं, उनका जवाब देना, उससे बातें करना, उसकी अटेंशन अपनी तरफ रखना, ये सभी सामाजिक और भावनात्मक विकास की तरफ पहला कदम है। इसके अलावा बच्चों को अन्य खेलों में शामिल करके, और बहुत आसान खेल, आसपास के लोगों को पहचानना, अपने परिवार के बारे में और जानना, हर एक परिवार सदस्य का मेरे से, एक बच्चे से क्या रिश्ता है और उनका आपस में क्या रिश्ता है, ये समझ पाना। हमारे समाज में और ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, वो समझ पाना, अपनी भावनाओं को समझ पाना। ये अक्सर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं, अक्सर हम भावनात्मक विकास के जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला पड़ जाता है या पीछे रह जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी क्षेत्र ये है इस क्षेत्र के विकास के लिए खेल नियोजन करना, जिसका मतलब होगा कि बच्चे अपनी भावनाओं को समझ पाए, बच्चे ये समझ पाए, उनको नाम दे पाए, उनको पहचान पाए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या किस स्थिति में मैं कैसा महसूस करती हूं। ये जान पाए कि कोई भी भावना महसूस करना गलत नहीं है, कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं है। हम लोग सभी, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, लड़के हो या लड़की हो, हम सभी इन भावनाओं को महसूस करते हैं। इनसे जुड़े खेल खिला पाना। इसके बाद जो विकास क्षेत्र वो भाषा विकास से जुड़ा है। कहानियां सुनना सुनाना, पहली आवाज पहचानना, उससे और शब्द बता पाना, चित्रों का वर्णन करना आदि जैसे खेलों से भाषा विकास जुड़ा है। शारीरिक विकास छोटी और बड़ी मांसपेशियों के विकास से जुड़ा है। छोटी मांसपेशी यानी उंगलियों का इस्तेमाल, पेपर काटना, फाड़ना, चिपकाना, गोलियां बनाना, पेंटिंग करना आदि। शारीरिक विकास में जो बड़ी मांसपेशियों का विकास है उसका मतलब हुआ हमारे हाथ पैर, हमारे शरीर का विकास। स्लाइड चेंज कर सकते हैं प्लीज। एक छोटा सा, हम 5 मिनट है, मेरे को ऑलरेडी इशारा मिल गया कि खत्म करना है, पर मैं ये छोटी सी चीज जो हमारे नेक्स्ट सेशन में के लिए हमें दिशा निर्देश करेगी और समझने में उसका बहुत जरूरी है। आप इमेजिन कीजिए, हो सकता है आपके सामने ये हो या ना हो, आपके हाथ में एक बिस्किट का पैकेट है,
आप सबके पास एक बिस्किट का पैकेट है, आप उसे खोल सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, उसको चाय में डुबा सकते हैं, उसको फेंक सकते हैं, उछाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे के लेवल पे सोचेंगे कि अगर ऐसा बिस्किट का पैकेट बच्चे के पास है तो वो क्या क्या सीखेगा, कि उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है, छूने में कैसा दिखता है, भारी है कि हल्का है, किस तरीके से तोड़ने पर आवाज आती है, चाय में डुबा दिया तो क्या हुआ, जमीन पे फेंक दिया तो क्या हुआ। कुछ इस तरीके से कुछ आपके जो विशेष आपके आएंगे, जो सीख आएगी वो अगली स्लाइड में है। आप बता पाएंगे कि मेरा हल्का है, भूरा रंग है, मीठा स्वाद है, कुरकुरा है क्योंकि टूटने पे आवाज आती है, पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, महक अच्छी है, कितने नंबर के बिस्किट हैं, चुरमुर की आवाज आती है अगर टूट जाए, एक ही बार में आसानी से नहीं टूटता, कुछ कुछ उसके क्रम्बल जो हैं वो गिर जाते हैं, पैकेट कैसा है। कुछ मैंने 18 विशेषताएं लिखी हैं जो हम इस पैकेट को खोल के, बिस्किट खा के, चख के, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये पैकेट आप रख दीजिए साइड पे, आपको सिर्फ दूर से नजर आ रहा है, कुछ इस तरीके से आपके टेबल के ऊपर पड़ा है एक पैकेट जो आधा खुला हुआ है। तो आपने जो पिछली एक्सरसाइज में 18 चीजें लिखी थी, वो चीजें जो अब आप नहीं समझ सकते उनको अपनी लिस्ट से काट दीजिए। पैकेट आपसे पड़ा है थोड़ा दूर, तो अब आप जब दूर पड़ा है तो शायद जो चीजें लाल में हैं वो चीजें नहीं पहचान पाएंगे। आपको नहीं पता है कि भारी है कि हल्का है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी महक कैसी है, पानी में डालने पे क्या होगा, उसको उठाकर देखेंगे तो उसका टेक्सचर कैसा है। ये चीजें जो लाल में हैं ये हट जाएंगी। एक और चीज करते हैं, अब हम अगली उसमें मैं आपको कहती हूँ कि सिर्फ मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, एक फ्लैश कार्ड के तौर पे सिर्फ आपके पास ये पिक्चर है। तो जो 18 से हमारी लिस्ट करीबन 10 तक पहुंची थी, अब हम देखते हैं कि सिर्फ इस चित्र को देखकर हमारे पास क्या रह जाएगा। शायद सिर्फ हम देख के ये समझ पाएंगे कि पैकेट चिकना है, पीला है, पैकेट पर बच्ची बनी है और गेहूं बना हुआ है, और हमें बिस्किट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम उसे उठा नहीं सकते, चख नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो पैकेट के अंदर बंद है, हमारे हाथ में सिर्फ एक चित्र है। और एंड में आप बच्चों की तरह सोचेगा, अगर मैं आपको छोटे बच्चों की तरह कहती हूं कि ब से बिस्कुट, तो आपने जो सीखा था उसका सीखने का स्तर क्या होगा। क्या इनमें से आपको ब से बिस्किट, एक टीचर की तरह मैंने बोला कि आज हम जानेंगे ब अक्षर के बारे में, ब से बिस्किट, तो बच्चे ने क्या सीखा? शायद इसमें से कुछ भी नहीं। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी अनुभव से जुड़ते हैं, हमारी सारी इंद्रियां शामिल होती हैं, तो जो हमारी सीख है वो बहुत ज्यादा, बहुत डीप, बहुत टाइम तक हमारे साथ रहती है, क्योंकि वो हमने करके सीखा है, उससे जुड़ के सीखा है। और जो हमारी सीख होगी वो, मैंने 18 की लिस्ट बनाई थी, किसी की 25 की लिस्ट होगी, किसी की 50 की होगी, पर अगर मैं एक एक करके एक इंद्री को उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से कम करती जाऊं, आप छू नहीं सकते, फिर आप देख नहीं सकते, और उसके बाद तो आप किसी भी इंद्री को शामिल करना नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ बता दिया गया है ब से बिस्किट, तो हमारा जो अनुभव, जो सीख है वो बिल्कुल ही शून्य पे आ जाएगी, बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी। और दूसरी ओर जब सारी इंद्रियां शामिल होगी तो जो सीख होगी वो बहुत गहरी होगी और बहुत समय तक हमारे साथ रहेगी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद सुनने के लिए, और मैं लीना मैम को पास ऑन करूंगी जो इसी को आगे बिल्ड करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल और खिलौनों की क्या आवश्यकता है अनुभवों को और गहरा बनाने में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित हमारी सेक्रेटरी मैडम, डायरेक्टर मैम, और हमारी मंत्री महोदया जी, और हमारे उपस्थित जितने भी डायस पे हमारे गणमान्य सदस्य बैठे हैं, और हमसे जुड़े हमारे सारे पार्टिसिपेंट, हमारे डीपीओ, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एंड पेरेंट्स, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे आज विभाग की ओर से यह अवसर दिया गया है जिसमें मैं आपके साथ जुड़ूं और आपके साथ हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में या केंद्र के आसपास जो संसाधन है, सालापुर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सालापुर शिक्षा को और बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए उस विषय के ऊपर चर्चा कर सकूं। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी कि किस तरह के भौतिक संसाधन हमारे पास हैं जो हमारे सालापुर शिक्षा को और बेहतर बनाएंगे और क्यों ज़रूरी हैं। ये हमारे पिछले गेस्ट स्पीकर ने, सुखना मैडम ने आपको बड़े ही विस्तार से बताया कि कैसे ये छाप छोड़ते हैं हमारे बच्चों के मस्तिष्क पे।
और किस तरीके से जब हम अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि किसी चीज़ को छूकर, देखकर, सुनकर, उसे पहचान कर सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे हमारे जीवन में उस चीज़ की एक छाप हमारे मस्तिष्क में बनती है, जो हमें आगे तक हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। इसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध भौतिक संसाधनों में हमारा प्री स्कूल किट, जो कि हर वर्ष विभाग के द्वारा हमें खरीद कर दिया जाता है, और जिसमें विकास के सभी पहलुओं से जुड़े हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर खिलौनों को शामिल किया जाता है, चाहे वो भाषा विकास हो, सामाजिक विकास हो, या व्यक्तिगत विकास हो, या हमारा मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी जिसे हम कहते हैं, सभी पर आधारित हमारा प्री स्कूल किट होता है। और यह किट हमें बच्चों के उम्र के अनुसार दिया जाता है, और आज की डेट में मुझे लगता है कि सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में इस किट की सप्लाई की गई है। तो यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आंगनबाड़ी सेंटर में हमारे पास ये किट है, इसका प्रयोग करें और ज़रूर करें। इससे हम बक्से में बंद करके ना रखें, खास करके जो हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि ये किट जो है एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा छू कर, देख कर, इस्तेमाल कर और उसका अनुभव कर बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। प्री स्कूल किट में क्या चीज़ें हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले कई वर्षों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी सेवा को, शाला पूर्व शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने एनबीटी की कुछ कहानी की पुस्तकें आपके बीच में दी हैं, जिसमें विभिन्न कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग करते हैं। और स्टोरी टेलिंग में जैसे मैम ने कहा कि एक विकास हमेशा दूसरे तीसरे विकास पर आधारित होता है, जरूरी नहीं है कि हम कहानी सुना रहे हैं तो सिर्फ वो भाषा विकास को प्रमोट कर रहा है या भाषा विकास को ज़्यादा सीखने में मदद कर रहा है, उसमें बहुत सारे बाकी अन्य विकास भी हमारे शामिल होते हैं। अब हम तीसरे संसाधन के ऊपर आते हैं, जो हमारी पहल पुस्तिका है, और जिसके ऊपर मैम ने कल मुझे कहा था कि मैं विशेष रूप से थोड़ा विस्तार में चर्चा करूं, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, जो मैंने अपने केंद्रों में देखा है, किताबें तो सभी जगह पे दी गई हैं। ये पहल पुस्तिका एक मैनुअल है, और इस मैनुअल को हमें इस्तेमाल करने से पहले हमारे पास ECCE की कैलेंडर दी गई है, जिसे हम ECCE गतिविधि कैलेंडर कहते हैं। पर ज़्यादातर केंद्रों में मैंने ये देखा है कि ये किताब तो पहुंच गई है और ये कैलेंडर भी है, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैं इसके ऊपर विस्तार से बताते हुए आपसे चर्चा करूँगी कि ये कैलेंडर क्या है और ये पहल पुस्तिका हमें कैसे इस्तेमाल करना और क्यों करना है। अगर हम नहीं कर रहे, जिसकी किताब जितनी ज़्यादा बार खुलेगी वो उतनी पुरानी लगेगी और उतनी लगेगी कि इसका इस्तेमाल बच्चों के साथ हुआ है। लेकिन जो किताब हमारी बिल्कुल नई फ्रेम जैसे दी गई है वैसे रखी हुई है, इसका मतलब है कि हम इस किताब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये किताब हमें रखने के लिए नहीं दी गई है, इस किताब के माध्यम से हमें शाला पूर्व शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। तो इसमें मैं सबसे पहले गतिविधि, जो हमारा ECCE गतिविधि कैलेंडर है, उसके बारे में बात करूंगी। इस कैलेंडर में सबसे पहले तो कुछ कोनों की बात की गई है, जिसे हम लर्निंग कॉर्नर्स कहते हैं, शिक्षा का एक कोना, जो कि मैं आगे प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाऊंगी। और विशेष रूप से इसमें कुल 4 तरह के कोनों की बात की गई है, जिसमें कि हमारा ब्लॉग का कोना है, किताब कोना है, नाटक का कोना है और कला कोना है। 4 कोनों की व्यवस्था की गई है। और क्यों रखे गए हैं ये कोने, हमें ये भी समझने की ज़रूरत है। कोई भी कोने का इस्तेमाल, जो मेरा यहाँ पे एक अनुरोध होगा आप सभी से, सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स से, कि जिनके भी आंगनवाड़ी केंद्र में थोड़ा सा भी स्पेस है तो इस तरह के कोनों की शुरुआत करें। इन कोनों से क्या होता है, जैसे मैम ने कहा कि रचनात्मक विकास, बच्चे ने अपनी कोई भी रचना की, कोई भी कहानी, कोई भी दृश्य बनाया, कोई भी खिलौने का पिक्चर बनाया, बॉल बनाया, फूल बनाया, कुछ भी बनाया, इस कला कोना में वो उसे रख सकता है और बार बार उस चित्र को देख सकता है, उसके बारे में बातचीत कर सकता है। तो हर एक कोने का एक बनाए जाने का एक कारण है और बच्चे को उस कोने का इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम वो स्वतंत्रता नहीं देंगे तो शायद हमारे इस कोने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे प्री स्कूल किट को अगर हम बच्चों को खेलने के लिए नहीं देंगे तो किट का दिया जाना वो बिल्कुल बेमायना सा लगेगा, कोई मतलब नहीं है उसे देने का। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है कोनों की। उसके बाद अगर हम देखें तो वार्षिक कैलेंडर को कुछ 52 सप्ताहों में बांटा गया है। 52 वीक्स में इसकी गतिविधियां उम्र के अनुसार निर्धारित की गई हैं और इसके अंतर्गत 9 थीम को रखा गया है।
सो 9 थीम्स के बारे में 9 अलग अलग थीम है, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम मतलब विषयों को शामिल किया गया है जो कि बच्चे के सीखने में मदद करेगा। जिसमें देखें तो मैं और मेरा परिवार, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हमारे मददगार, फल और सब्जियां, पानी, यातायात के साधन, मौसम, त्योहार और पर्व, इस तरह के 9 विषयों को शामिल किया गया है। और उन सभी विषयों को हमें हमारा जो कैलेंडर है इसके माध्यम से प्रत्येक माह में सप्ताहों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना है। और इस क्रम को 5 चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चक्र में बच्चे के उम्र के अनुसार गतिविधियां रखी गई हैं। और प्रत्येक सप्ताह के बाद, जैसे हमने दो थीम को बताया, और उसके बाद जब हमारे 2 पूरे माह कवर हुए तो अगले माह में आने वाले 2 सप्ताहों में हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। क्योंकि आपको ये देखा होगा आपने पीछे के स्लाइड्स में और पिक्चर में भी कि जो अवसर, जो अनुभव बार बार मिलते हैं या जिनकी चर्चा हम बार बार करते हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क में और गहरा होता जाता है और वो उसे बेहतर तरीके से समझता है, याद रख पाता है। तो इसीलिए जो कुछ भी हम पहल से सिखा रहे हैं, जो भी हम इस गतिविधि कैलेंडर के माध्यम से गतिविधियां करा रहे हैं, वो बच्चे के मस्तिष्क में एक छाप छोड़े, उसकी समझ को बेहतर करे। उसके लिए उसका पुनरावृत्ति होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद फिर जब हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं 2 सप्ताह में, तो फिर हम अगले सप्ताह पर एक नए थीम के साथ शुरुआत करते हैं। प्रत्येक थीम में जो गतिविधियों का आयोजन है उसके लिए 30 मिनट का समय दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे इस ECCE कैलेंडर को हैं, जिन्होंने मुझे क्लास में भी ये प्रेजेंटेशन करते हुए सुना होगा, इसे हम एक बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भाषा विकास के लिए भी कर सकते हैं। हम इसे शरीर के विभिन्न अंगों जो कि हमारे चेहरे में दिख रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके से इसे हम प्लेटिंग कहते हैं। एक प्लेटिंग एक्टिविटी है। प्लेटिंग कैसे है? प्लेटिंग का मतलब यहाँ पे चोटी बनाना है। यहाँ हम 2 बच्चों को, जब हम ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं, एक तो हो गया कि सिंपल चर्चा कि इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, आँख है, नाक है, तुम्हारे आँख कहाँ है, यहाँ है, तुम्हारे नाक कहाँ है, एक है या 2 है, कौन से शरीर के अंग एक है और कौन से 2 हैं। सो 1 2 भी हम बोल रहे हैं, वहाँ पे आँख नाक भी बता रहे हैं हम उसे, ठीक है। हम उसको भावगीत के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, जो बहुत पहले से चलता था, 1 1 1 नाक हमारी 1 1 2 2 2 आँखें हमारी 2। और तीसरा इसका इस्तेमाल है जो कि ग्रुप में करेंगे। 3 साल के बच्चे के लिए प्लेट्स बनाना, चोटी बनाना एक कठिन गतिविधि है। तो 3 साल का बच्चा सिर्फ इसे होल्ड करेगा और जो उससे बड़ा बच्चा है वो इसमें प्लेट बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 3 साल के बच्चे ने तो सिर्फ इसे होल्ड किया, बाकी उसके फाइन मसल्स का क्या है, उसने तो सिर्फ होल्डिंग के काम की। तो जब ये चोटी बन जाएगी तो वापस से जो बड़ा बच्चा है उसे हम कार्ड देके पकड़ने के लिए कहेंगे और छोटे बच्चे को इसे ओपन करने के लिए कहेंगे। तो दोनों ही बच्चों को इस गतिविधियों में हमने शामिल की और ये फाइन मसल्स डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। प्लेटिंग के रूप में बहुत ही कोई लागत इसमें नहीं। आप आँख नाक कान बना लीजिए, यहाँ रस्सी डाल दीजिए और बच्चों से ये गतिविधियाँ कराइए। इसी तरीके से हमारा थ्रेडिंग बोर्ड होता है, जिसे हम स्टोरी सुनाए तो हाथी की बात करें तो हाथी का पिक्चर हमारे पास होना चाहिए। और दूसरी गतिविधि है कि बच्चों से कहें कि धागा डालें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मैं वर्कर से कहना चाहूँगी कि जब भी हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हमारे होल्स हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन वहाँ पे कम है। आँख और हाथ का समन्वय बेहतर हो सके उसके लिए आसान काम होगा बड़े छेद में धागा डालना, और बड़े बच्चों के लिए आसान काम नहीं होगा छोटे छेद में धागा डालना। तो अगेन लर्निंग जो होगी वो कैसे होगी, जब हम इसके होल्स को बड़ा रखेंगे। तो एक ही कार्ड का इस्तेमाल हम स्टोरी सुनाने के लिए भी करेंगे, हाथी की चाल चलाने के लिए भी करेंगे। जब हम भाषा विकास की बात करें, जब हम संज्ञानात्मक की बात करें तो स्टोरी कह सकते हैं, और जब हम फाइन मसल्स डेवलपमेंट की बात करें, छोटी मांसपेशियों को, तो ये धागा देके छोड़ दीजिए कि इसके अंदर इसे पिरो। मोती में धागा पिरो, जानवर के उसमें पिरो, जिसमें भी पिराओ, किसी न किसी चीज में धागा पिरोने की बात हम करेंगे। इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज होता है बीडिंग। इसे आप बहुत ही आसानी से रील से बना सकते हैं। इसको तो सिंपल मैंने पेपर को फोल्ड करके, वेस्ट पेपर को फोल्ड करके इसमें डाल दिया। अब बच्चा अगर 3 से 6 साल का है तो सामान्य गतिविधि क्या होगी, सिंपली धागा में इसको एक एक करके डालते जाओ। उससे डालने की शुरुआत कर ली। अगर इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आंख और हाथ का समन्वय, कंसंट्रेशन चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। मस्तिष्क हमारा हर कार्य में इन्वॉल्व है, लेकिन उस कार्य पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चे को। तो वो एक एक करके कोशिश करेगा इसके अंदर पिरोने की। उससे बड़े बच्चे को हम कहेंगे कि चलो इसमें 2 पीले लगाओ, 2 नीले लगाओ और 2 गुलाबी लगाओ। और
उससे उम्र के बड़े बच्चे को हम कहेंगे कि सारे एक जैसे कलर एक जगह पे होने चाहिए और उसके बाद के कलर दूसरी जगह में हमें डालना है और फिर उसकी काउंटिंग भी करो। तो अगेन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात हमने की। एक और प्रिंसिपल है प्री स्कूल का जो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम बात करें तो नोन चीज़ों से शुरुआत करें, फेमिलियर टू अनफेमिलियर जिसे हम कहते हैं, जिसे बच्चा जानता हो, परिचित हो, उसे हम पहले बताएं और धीरे धीरे करके उन चीज़ों को। आपने एक और संसाधन है हमारे पास, पोषण वाटिका। अभी जो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी का गाइडलाइंस आया है उसमें भी इस बात पर बहुत ही चर्चा की गई है कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ पे बच्चों के लिए हम एक छोटी सी पोषण वाटिका को तैयार करें और हम खुद ना लगाएं, बच्चों से लगवाएं, बीज डालें और कैसे कैसे वो बीज बढ़ता है, जिसे हम एक क्रम में भी सिखाते हैं। जब हम सीरिएशन की बात करते हैं, सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक क्रम में कैसे एक बीज मिट्टी के अंदर जाता है, फिर एक पौधा निकलता है, फिर उसमें कुछ तने निकलते हैं, फिर पत्तियाँ होती है, फिर फूल आता है और फिर फल आता है। तो किस क्रम में वो होता है और जो भी सब्जियां, जो भी चीज़ें हमारे पास आंगनवाड़ी केंद्र के उस पोषण वाटिका में हो रही हैं, पहले तो वो क्यों जरूरी है, वो क्या चीज़ है, उन सब्जियों की पहचान, सब्जियों का आकार कैसा है, सब्जियों का रंग कैसा है, सब्जियां बड़ी हैं, छोटी हैं और ये खाएंगे तो इससे फ़ायदा क्या है, हमारी आंखें अच्छी होंगी, हमारे दांत मजबूत होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या फ़ायदा होगा। इस तरीके से हम पोषण वाटिका के माध्यम से अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं और ये हमने निपसेट में डेवलप कर रखा है, जो कि हम हमारे CDPOs की ट्रेनिंग में एक एक्सपोजर के रूप में उन्हें ये दिखाते हैं। और ये जो हमारे फल और सब्जियां हैं इसे हम आपके आंगनवाड़ी केंद्रों में या फिर हमारे बाल देखभाल संस्थाओं के बच्चों के लिए वितरित करते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में लागू करने की बात कही गई है। तो जहाँ कहीं भी थोड़ी सी सुविधा है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लागू करने की कोशिश करें और इसके माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत ही सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो जैसे हम जब संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे थे तो आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और हाथों से टच कर, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके माध्यम से हम सीखते हैं। तो प्रकृति में वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम सूंघने की बात करते हैं तो एक से एक खूबसूरत फूल और उसकी महक हमारे बीच में है। अगर हम दुर्गंध की बात करें तो वो भी हमारे प्रकृति में है। अगर हम देखने की बात करें तो एक से खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास के वातावरण में ही दिख जाती हैं। तो हम फूलों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, प्रकृति में मिट्टी है, मिट्टी से अलग अलग प्रकार के खिलौने। लेकिन वही फिर एज ग्रुपिंग की बात आएगी कि 3 साल का बच्चा है वो कोई भी मिट्टी का खिलौना एक शेप में नहीं बना सकता, लेकिन वो कोशिश कर सकता है गोला या लंबाई आकार की कोई भी आकृति देने की। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी हम भी एक संरचना कराने की कोशिश करेंगे उससे। उसी तरीके से पत्थरों से है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें सॉर्टिंग का काम कराना है या हमें पेस्टिंग का काम कराना है या हमें छोटी मांसपेशियों के लिए पत्थरों का कुछ खेल खिलाना है, तो प्रकृति में हमारे पास पत्थर भी हैं, मिट्टी भी हैं, बालू भी हैं, पानी भी हैं। और जो बालू का खेल होता है, जो पानी का खेल है और जो मिट्टी का खेल है, इस तरह के खेलों से बच्चों के भावनात्मक विकास में, भावनाओं को व्यक्त करने में और साथ साथ गुड्डे गुड़ियों का खेल जो है वो बहुत मदद करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर अच्छे प्ले स्कूल में ये कॉन्सेप्ट, जो हमारा कॉर्नर का कॉन्सेप्ट है, वो जरूर डाला जाता है। खास करके सैंड कॉर्नर और डॉल कॉर्नर तो जरूर ही बनाया जाता है, जिससे कि बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करने का। गुड्डे गुड़ियों से कैसे व्यक्त करते हैं? गुड्डे गुड़ियों को बच्चों के साथ जो भी होता है, अच्छा हो बुरा हो, वो किससे बातें करते हैं? अपने उस डॉल से। उनके लिए उनका आइडियल वो डॉल है जिसके ऊपर वो अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपनी दोस्ती, हर चीज को प्रकट करते हैं। तो बच्चों, ये बातें हमने कर ली हैं। अब हम थोड़ी लर्निंग कॉर्नर्स की बात करें। मुझे आसाम गुवाहाटी में भी काम करने का थोड़ा अवसर मिला, जहाँ पे हमारे पास बस 5 मिनट्स में जहाँ पे हमारे पास ये कॉर्नर्स का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने सैंड कॉर्नर, बुक कॉर्नर और टॉय कॉर्नर करके बनाया था। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी पहल के माध्यम से इन कॉर्नर्स की शुरुआत की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और प्लीज़ इसे अपने सेंटर्स में जरूर डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरीके से साइंस कॉर्नर भी बहुत जरूरी है थोड़े बड़े उम्र के बच्चों के लिए। 5+ की हम बात करें, छोटी छोटी गतिविधियां, जैसे कि पानी में अगर हम मिट्टी डाल दें तो मिट्टी जो है वो, उसका पानी का रंग जो है वो मिट्टी के रंग का हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ जो है वो डूब जाती हैं। अगर पत्थर डालेंगे तो वो डूब जाएगी, पत्ती डालेंगे तो वो तैरेगा, या कागज डालेंगे तो वो तैरेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम साइंस कॉर्नर से भी बच्चों को
बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं। इसी तरीके से डॉल कॉर्नर, त्रिपुरा में उन्होंने एक डॉल कॉर्नर इस तरीके से बना रखा था, और ये भी बहुत ही कम लागत में टेलर के पास से कोई भी पुराना कपड़ा लेकर हम गुड्डे गुड़ियों को बना सकते हैं। बट यहाँ पे सोचने ये वाली बात ये है कि वो है बेशक कम लागत का, लेकिन किस तरीके से वो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है, कैसे उसमें पॉजिटिविटी ला रहा है, कैसे उसमें उसके भावों को प्रकट करने में उसकी मदद कर रहा है, ये सोचकर इसे बनाने की आवश्यकता है हमें अपने केंद्रों पर। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने लगाए हैं, जैसे बीज के माध्यम से हम गिनती सिखा सकते हैं, अलग अलग इमोजीज के माध्यम से हम भावनाओं को व्यक्त करना सिखा सकते हैं, हैंड पपेट्स के माध्यम से हम स्टोरी टेलिंग सिखा सकते हैं। अलग अलग तरह के स्टोरी सिखाने के भी माध्यम है। एक स्टोरी ड्रामाटाइज हो सकता है, ड्रामा के माध्यम से, एक हो सकता है हम मास्क लगा कर कहें, दूसरा हो सकता है कि हम इस तरह के पपेट्स को लगा कर बात करें। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके बीच रखी है 4 प्रकार के संसाधनों के माध्यम से। एक हमारा प्री स्कूल किट जो कि हमें विभाग के द्वारा दिया जाता है और जिसका इस्तेमाल हमें बच्चों की उम्र के अनुसार करनी चाहिए। दूसरा, हमने आपसे लो कॉस्ट मटेरियल की बात करी जो कि बहुत कम लागत में बनाई गई संसाधन सामग्रियां हैं। तीसरा, हमने आपसे कहा कि जो हमारी चीज़ें प्रकृति में पोषण वाटिका के माध्यम से हम सिखा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आपसे चर्चा की। और चौथा रिसोर्स हमारा प्रकृति में उपलब्ध है। कुछ भी नहीं है तो हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियां करा सकते हैं जो उसके हर विकास को सीखने में, उसकी हर विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा और उसमें बेहतर शिक्षण कर सकेगा। ये धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि जो मेरा समय था थोड़ा ज़्यादा ही समय लिया है, बट आप लोगों ने मुझे सुना और मैंने अपनी बात को रखने की पूरी कोशिश की है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदाब। 2 घंटा का पाठशाला रखा गया है और सारे बड़े हैं, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 घंटा तक आप लोग सुनेंगे। और खुशी की बात यह है कि ये लास्ट प्रेजेंटेशन है और उतना खुशी की बात ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब इतने देर बाद भी ध्यान से सुनना पड़ेगा जब हम बोल रहे हैं। मुझे पता है क्या चैलेंज है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाओ। तो पहले मैं ये दोहरा दूं कि क्या क्या बातें होगा। अभी तक बहुत सारे बातें हुई, खास करके सुकना का प्रेजेंटेशन में और लीना मैम के प्रेजेंटेशन में बहुत सारे बातें आप लोगों को बताया गया। उम्मीद है कि कुछ बातें हम याद रखेंगे और जो हमारे कार्यकर्ती बहनें हैं वो लोग कुछ बातों को अपने सेंटर में करेंगे और आगे इन बातों को दोबारा ध्यान देने के लिए, दोबारा बात करने के लिए या दोबारा उसको जानने के लिए जो ढांचा आपके सामने रखा गया है वो डिजिटल ढांचा, मैं उसके ऊपर बात करूं ताकि कोई चीज आज आप ठीक से सुन नहीं पाए, कुछ देर तक सुनने का कोशिश किए। मैं देख रहा था वीडियो में अलग अलग जिलों को, कुछ देर तो कुछ लोग बहुत अच्छा तरीके से सुन रहे थे, फिर कुछ देर बाद उतना अच्छा तरीके से सुन नहीं पा रहे थे। तो ये होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि ये जो बातें हुआ है जाफर सर द्वारा, माननीय राज्य मंत्री द्वारा, कैबिनेट मंत्री द्वारा एवं अनामिका मैम द्वारा, सनित मैम द्वारा, सुकना एवं लीना मैम द्वारा, सारे बातें आपको अगर दोबारा जानना है, गतिविधि द्वारा जानना है और उसके डिटेल्स में जानना है, उसके मैनुअल में जाना है, वो सारे डिजिटल माध्यम के जरिए ICDS यूपी ने आपके पास रखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, सब लोग, यूनिसेफ, हम सब जो है प्रतिबद्ध है कि निपुण लक्ष्य हमें हासिल करना है। निपुण लक्ष्य को अगर देखें तो उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ये जो हमें 3 से 6 साल में हमें हासिल करना है और 6 से 8 साल में। इसका मतलब आंगनवाड़ी में जब हम पढ़ाते हैं और क्लास 1, 2 और 3 में पढ़ाते हैं। एक बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लीना मैम कह रही थी कि हमें हर वक्त कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाना है ना। तो बहुत सारे ये जो एब्स्ट्रैक्ट वाले बातें ये उनके डैशबोर्ड है और उसके हिसाब से वो अपना जो करेंगे, या मेरे सेंटर में जो है ये चीज नहीं है, वो वाला डेटा हमारे कार्यकर्ती देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। सिमिलर विश्लेषण
जो है CDPO ऑफिस में भी होगा, मतलब उसके लिए बनाया हुआ है, डैशबोर्ड बनाया हुआ है, उससे उनको डेटा लेके एक्शन लेना पड़ेगा। सिमिलर डैशबोर्ड DPO लेवल पे है, सिमिलर डैशबोर्ड जो है स्टेट लेवल पे। तो हर एक स्तर पे उसका विश्लेषण करना है और जो सुधार करने का काम है सुपरवाइजर जैसे उनके लिए जो डैशबोर्ड्स है और उनके लिए जो एप्लीकेशंस है और उसके साथ साथ जो डेटा कलेक्ट हो रहा है और जो डेटा उनको मिल रहा है, उनको ये पता चलेगा कौन से कार्यकर्ती किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी में पीछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे एक्टिविटी है, कौन से ऐसे गोल है जिसमें ज्यादातर बच्चे अचीव नहीं कर पा रहे, कौन से ऐसे सेंटर्स है जिसमें हमें पेयजल का उपलब्धता नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वो देखेंगे और उस हिसाब से वो एक्शन लेंगे। सिमिलरली CDPOs, DPOs एवं स्टेट ऑफिस के जो कार्यकर्ता है और जो ऑफिसर्स है वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपनी रणनीति अपनाएंगे, सुपरवाइजर अपना रणनीति तैयार करेगी कि कैसे आगे बढ़े और सिमिलरली CDPOs एवं DPOs अपनी रणनीति तैयार करेंगे। एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने मिला कि उनके सेंटर में लड़कियों का संख्या कम है, तो कोशिश करेगी कि जो लड़कियां नहीं आ रही है अगले कुछ दिन वहां पर होम विजिट करके वो करे। तो मोटे तौर पर हमारे पास अभी चार एप्लीकेशन है। बाल पिटारा एक तरीके से मदर एप्लीकेशन बोल सकते हैं। मदर एप्लीकेशन इसलिए मैं बोलूंगा, इसमें सही मायने में एक पिटारा है, इसमें है नहीं ऐसे कोई चीज है नहीं। पेरेंट्स के लिए है, बच्चे के लिए है, कार्यकर्ती के लिए है, सुपरवाइजर के लिए है और कोई भी जो अपने बच्चों में जो प्री स्कूल एजुकेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी ये चीज है। सिर्फ ये पेरेंट फेसिंग नहीं है, ये पेरेंट फेसिंग भी है, चाइल्ड फेसिंग भी है और आंगनवाड़ी टीचर फेसिंग भी है। तो 3 फेस इसका है। यूनिलर्न एक ऐसा कोर्स है, यूनिलर्न एक ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा जब भी आपको लगता है कि मुझे अपना कैपेसिटीज अपने जो कैपेसिटीज बढ़ाना है या मैं कोई चीज ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, यू कैन ऑफ कोर्स एक बार तो ये कोर्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बार बार इस कोर्स को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बहुत अच्छा तरीके से 14 मॉड्यूल के माध्यम से वो सारे गतिविधि बताया जाए। सहयोग ऐप है जिसको हम पूरा समाज को कैसे जोड़ेंगे। पूरा समाज अगर नहीं जोड़ता है तो ना तो हम स्कूल में शिक्षा दे पाते हैं, ना तो हम आंगनवाड़ी में शिक्षा दे पाएंगे। तो सहयोग ऐप एक यूनिक ऐप है। ऐसा कोई ऐप मैं जितना जानता हूं, हम लोग यूनिसेफ करीबन 17 स्टेट में काम करते हैं, 13 स्टेट में हमारे ऑफिसेस है, किसी भी स्टेट में ऐसा कोई ऐप है नहीं जैसे हमारे सहयोग ऐप है। और पिछले 4-5 महीनों से अच्छा रिजल्ट भी इसका दिखाई दे रहा है, काफी सारे कंट्रीब्यूशंस भी हमें मिल रहा है। मैं एकदम से गलत बोला, ये एक संघ ऐप के बारे में बात कर रहा था। सहयोग ऐप एक सपोर्टिव सुपरविजन ऐप है खास करके सुपरवाइजर एवं CDPOs के लिए, और इसके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे। और अभी जो मैंने समाज को जोड़ने का बात कर रहा था, मैं एक संघ ऐप के बारे में बात कर रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो बहुत संक्षेप में अगर आप बाल पिटारा का बात करते हैं तो इसमें क्षमता वर्धन भी हो सकता है। डिजिटल TLM जितने हैं जो संसाधन है, जैसे अभी दिखाया जा रहा था लीना मैम द्वारा, वो भी है और मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आप यूनिलर्न का बात करेंगे तो उसमें क्षमता वर्धन हो सकता है। और अगर आप सहयोग ऐप का बात करेंगे तो उसमें जो है आंगनवाड़ी केंद्र को सुदृढ़ीकरण करने का बात होता है, और एक संघ ऐप में भी आंगनवाड़ी केंद्र को सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। आगे आई थिंक another 5 minutes सर। ओके, 3-4 मिनट। ओके, सो वेरी क्विकली बाल पिटारा ऐप में बस मैं गिनवा देता हूं कि 400 के करीब एक्टिविटीज वीडियोस के द्वारा है। जो मेन एक्टिविटी है जो कार्यकर्ती को बार बार करना पड़ेगा, जैसे अभी बात किया जा रहा था कैलेंडर को कैसे पहल के साथ जोड़ेंगे और उसके जोड़ते हुए गतिविधि कैसे कराएंगे। यहां पर एक बात मैं बात करूं, आपको जो 6 डायमेंशंस के बारे में सुकना ने कहा है, और उस 6 डायमेंशंस के अंदर जो मैं अभी कह रहा हूं कि करीबन 400 एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जो दिया हुआ है बाल पिटारा में। कोई भी एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए नहीं है। जब आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो भाषा को भी इंप्रूव कर रहे हैं
गणित के बारे में भी कुछ सीख रहे हैं और उसका शारीरिक विकास भी हो रहा है या मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी हो रहा है। तो ये बड़ा खास चीज है जो हम गतिविधि कराते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऐसा कोई गतिविधि नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गोल को एड्रेस कर रहे हैं, सारे चीजें जुड़े हुए हैं सारे। सिमिलरली इसमें जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग वीडियोज हैं जो देख सकते हैं, वीडियोस फॉर पेरेंट्स, एनी पेरेंट्स, मतलब कोई भी पेरेंट्स हो उनके लिए है, वो देख सकते हैं। मूल्यांकन करने के लिए चाइल्ड डेटाबेस बना हुआ है, अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं ऐप में दिखा सकता हूं और आगे जाके मैं बोल दूंगा, बताऊंगा आपको कि कैसे इसको करना है और रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स है जिसको आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे, जानने के लिए, सीखने के लिए, क्षमता वर्धन के लिए और अपने बच्चों में प्रगति लाने के लिए। और जहां पर प्रगति नहीं हो रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसके दिशा में आगे जो रणनीति लेना है, आगे जो स्टेप्स लेना है, कदम लेना है, वो ले सकते हैं आगे। आईसीडीएस यूट्यूब चैनल, बेसिकली बहुत सारी चीजें जो बाल पिटारा में है वो आईसीडीएस यूट्यूब चैनल में है। अदर देन जो अभी आज के मीटिंग हो रहा है या दूसरे मीटिंग्स होते हैं, ये भी एक रिसोर्स है आपके लिए, वो सारे आईसीडीएस यूट्यूब चैनल में है। जब आपका ऐप काम नहीं कर रहा है या किसी और जगह में है, मोबाइल आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी मोबाइल में आईसीडीएस यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध है। आगे सहयोग ऐप थोड़ा सा इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा कि इसमें ये सपोर्टिव सुपरविजन एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा लगातार एक बातचीत सुपरवाइजर, सीडीपीओ एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बीच में होना है और इस बातचीत के दौरान हमें उनको मेंटरिंग भी करना है, हमें उनको सपोर्ट भी करना है और जो गैप रह रहा है उसको पूरा करना है। तो ये सपोर्टिव सुपरविजन करना आज के तारीख में बहुत आसान नहीं है, देखते हुए कि जिस तरीके का परिस्थिति है, पर ये ऐप आपको आसान करेगा। इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें देख सकते हैं, इसमें आप ईसीसी में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, पोषण में क्या हो रहा है, जो मूलभूत चीजें वो देख सकते हैं, गृह भ्रमण हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें देख सकते हैं। और सिर्फ डेटा भरना नहीं है, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस डेटा को देखें, विश्लेषण करें और आगे का रणनीति तय करें, आगे का स्टेप्स ले, ताकि जो गैप है वो गैप ना रहे। एक गैप के बारे में दोबारा से मैं कहूंगा, आज की तारीख में हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में बहुत कम, मतलब मैं उदाहरण दूं तो 10 स्कूल विजिट करेंगे तो कम से कम 10 दिव्यांग बच्चे आपको मिल जाएंगे, पर 10 आंगनवाड़ी विजिट करेंगे हो सकता है एक भी दिव्यांग बच्चा आपके ना मिले। तो ये ऐप आपको हेल्प करेगा दिव्यांग बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, अदर देन सारे दूसरे जो सपोर्ट है। यूनिलर्न, ये लोग सारे आप जो यहाँ पर हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है, एमडब्ल्यूसीडी का बनाया हुआ कोर्स है, यूनिसेफ और एमडब्ल्यूसीडी मिलके बनाए हैं और बहुत तेजी गति से हमारे कार्यकर्ती, हमारे सीडीपीओज, हमारे सुपरवाइजर्स इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 14 ही मॉड्यूल है, 35 मिनट करके लगता है एक एक मॉड्यूल में, लगभग 8 घंटा 15 मिनट में इसको आप खत्म कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि आप वापस जा सकते हैं, कोई भी चीज दोबारा जानना है वापस जा सकते हैं। बहुत बारीकी से चीजों को समझाया गया है ग्राफिक्स के द्वारा, बहुत अच्छा तरीके से आप इन चीजों को सीखेंगे। खास करके सूखना और लीना मैम जो कहा है, बहुत सारी चीजें कहा है, वो एक 2 घंटे के लेक्चर में सुनना, ठीक से सुनना, समझना और उसको ध्यान में, मतलब इसमें दिमाग में रखना, उस चीज को याद रखना, उसको करना बहुत कठिन है। तो इसलिए बार बार आपको इसमें शायद वापस आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, बहुत बाल पिटारा एवं यूनिलर्न में। एक संग ऐप में कोशिश ये किया जा रहा है कि समाज हमारे साथ जुड़े, वो आंगनवाड़ी सेंटर में मूलभूत जो ढांचागत चीजें हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए हमें हेल्प करे। आगे ये सारे चीज, इसका मैनुअल, एक एक चीज का मैनुअल, असेसमेंट कैसे करना है, सपोर्टिव सुपरविजन कैसे करना है, जो कुछ भी, मतलब आप यूनिलर्न कोर्स कैसे करना है, हर एक चीज का मैनुअल आपको इस आईसीडीएस यूपी वेबसाइट में मिल जाएगा। और आप कोई चीज कर नहीं पा रहे हैं, आप जाइए, बहुत अच्छा तरीके से मैनुअल बना हुआ है, चित्र के द्वारा आप समझ जाएंगे कैसे इसको करना है। आगे धन्यवाद। समय कम था, अदरवाइज कुछ चीजें मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा था और कुछ वीडियोस भी आप